तो कल्चरल कॉजेज़ के अंदर अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रांस ने हेल्प की किसकी? अमेरिका की, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स इनके कॉमन एनिमी थे। और हम देखेंगे यूरोप में जो कुछ कंट्रीज़ आपस में जिनकी एनिमिटी बहुत लंबे टाइम तक चली, तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो फ्रांस ने सोचा कि इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से निकल जाए और हमारी उनसे फ्रेंडशिप हो जाए, तो हम अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके साथ बना लेंगे। तो फ्रांस के राजा ने सिर्फ अपना नाम बड़ा करने के लिए, जबकि उसकी कंडीशन ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन, फिर भी उन्होंने फ्रांस के एक आर्मी जनरल लफायट की हेल्प से आर्मी को भेजा अमेरिकन्स के फेवर में। तो जनरल वॉशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनके लीडरशिप में फाइटिंग कर रही थी, और ये लोग फाइटिंग या फिर ये वॉर जीत गए। अब जीत गए, फ्रेंच आर्मी वापस आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोच के देखिए कैसा क्या लगेगा अमेरिकन सोल्जर्स को, फ्रेंच सोल्जर्स को, जब वो अपने घर आएंगे वापस से, और वापस आने के बाद सेम मोनार्की वो देखेंगे। और अभी कहाँ से आए हैं वो? अमेरिका से। अमेरिका में क्या हुआ है? अमेरिका में जो कॉलोनियल पावर है उसको वहाँ के लोगों ने हरा दिया, और वहाँ पे वो क्या लेके आ गए? जस्ट लाइक इंग्लैंड, डेमोक्रेसी। और इंग्लैंड से अच्छी डेमोक्रेसी, वहाँ लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने लग गए। तो जब ये सोल्जर्स, और सोल्जर्स देखिए पुराना ज़माना हो या आज का हो, 99% सोल्जर्स हैं वो कॉमन फैमिलीज से आते हैं या पुअर फैमिलीज से आते हैं। तो ये सोल्जर जब वापस आए होंगे, इन्होंने क्या देखा होगा कि हमारा किंग अमेरिका के लोगों की हेल्प कर रहा है अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, लेकिन यहाँ पे खुद हमारे देश में वो हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये जब हज़ारों सोल्जर्स वापस आए होंगे वहाँ से, तो इन्होंने अपने अंदर एक रिवॉल्ट वाली फीलिंग लेके आए होंगे, क्योंकि अमेरिकन्स कौन थे? रिवोल्यूशनरीज थे भाई। पूरी दुनिया में पता है अमेरिका इतनी प्रोग्रेस क्यों कर पाया, ओनली बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेचर। अमेरिका के अंदर जाके सबसे पहले कौन लोग बसे थे? जो रिवोल्यूशनरी टाइप के थे, चाहे वो क्रिमिनल्स हों या नॉर्मल लोग हों। जो यूरोप के वो लोग जिनको वहाँ के कानून या वहाँ के जो रूलर्स थे वो सही नहीं मानते थे, वो भाग भाग के वहाँ जाके छिप गए थे। तो एक रेवोल्यूशनरी कंट्री थी अमेरिका। तो इन्होंने क्या देखा कि कैसे इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, और इस फीलिंग के साथ जब वो वापस आए, तो ऑलमोस्ट उनके दिमाग में ये चीज़ बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी कि भाई क्या हम ऐसा फ्रांस में भी कर सकते हैं। बस उन्हें ज़रूरत थी तो एक मौके की तलाश। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ देखते हैं फटाफट से कि इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से हो सकते हैं इसके पीछे। तो एक तो है भाई, फ्रांस का जो राजा था लुई 16, और उसके पहले लुई 15, ये भाई कांस्टेंट वॉर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते थे। तो पहले के ज़माने में जैसे आज के टाइम, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मनी प्लस नॉलेज, मनी प्लस स्किल्स, स्किल्स भी कह सकते हो सिंपली आप। तो पहले के ज़माने में इन दोनों से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती थी आपका एरिया, आपके पास एरिया कितना है, टेरिटरी कितनी है, एम्पायर कितना बड़ा है आपका। और लड़ाई लड़ना राजा के लिए शान की बात मानी जाती थी। तो लुई 16 इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी फाइनेंशियल हर्डल्स, वो कॉन्स्टेंटली वॉर के अंदर एंगेज था, और 3/4 का मतलब 66% के आसपास खर्चा वो अपने स्टेट का कहाँ खर्च कर दे रहा था? 70% से ऊपर डिफेंस के ऊपर। जैसे उसने अमेरिका भेज दिया। अच्छा, अमेरिका जब उसने अपने सोल्जर्स को भेजा, तो इन भाई साहब ने पैसे उधार लिए बड़े बड़े बैंकर से लड़ाई लड़ने के लिए। सोचो, मतलब वो होता है ना कि हनुमान जी बन जाना किसी चीज़ में, किसी का रोड़ा किसी का बखेड़ा और कूद पड़े खुद, और वो भी तब जब इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अब बात ये आती है कि ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, फिर आपने अमेरिकन वॉर लड़ने के लिए पैसा उधार ले लिया, तो अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा आपके पास? फिर एक चीज़ और होती है भाई, पैसा नहीं है तो ठीक है, लाइफ स्टाइल भी वही जीना है अपने को भाई। एप्पल का फ़ोन होना चाहिए हाथ में, ठीक है, चाहे आप 2 साल तक इंस्टॉलमेंट देते रहें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना इस तरह की लाइफ स्टाइल का। लेकिन राजा को थोड़ी पता थी चीज़। कहा जाता है राजा के महल में हज़ारों मोर देन 1000 तो सर्वेंट्स थे, और एनी टाइम कई हज़ार लोग एज ए गेस्ट इनके यहाँ पे रहते थे, कई हज़ार गेस्ट। और खूब पार्टियाँ होती थी, पार्टीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स हो रहा है, शिकार पे गए हैं, बस यही चलता था। और इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? जो सेकंड एस्टेट है ना, सेकंड एस्टेट, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स,
मिनिस्टर्स। तो खर्चा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? कंडीशन ख़राब है, लड़ाई लड़े जा रहे हो, पैसा उधार लेके लड़ाई लड़े जा रहे हो, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उन पर टैक्स लगा नहीं रहे आप। तो कहीं ना कहीं से तो खर्चा निकालना पड़ेगा आपको। फिर फ्लॉड टैक्सेशन पॉलिसी, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास ही मैक्सिमम वेल्थ था और वही टैक्स नहीं देते थे। जिसके पास ज़्यादा इनकम है वही टैक्स नहीं दे रहा है। सोचिए, लाइफस्टाइल आपको बहुत स्टाइलिश चाहिए, लड़ाइयाँ लड़नी हैं, टैक्स अमीर लोगों पे लगाना नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये तो मतलब आप अपनी बर्बादी का एक रास्ता क्रिएट कर रहे हो। तो ये एक जो एग्जम्पशन मिला हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, इसकी वजह से कंडीशन बहुत ख़राब थी। नो यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी, मतलब कुछ लोगों को टैक्स देना पड़ता था, कुछ को नहीं देना पड़ता था। आप भी वही बिज़नेस कर रहे हो, आप टैक्स दे नहीं रहे हो, मैं भी वही बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ लेजी फेयर की डिमांड करनी शुरू कर दी, ठीक है। और एंड नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये दो चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लग गई। लेजी फेयर का मतलब होता है कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बिजनेस और ट्रेड एज यूजुअल होना चाहिए, लॉ सबके लिए कॉमन होना चाहिए, आप उनको छूट दे दीजिए, आप बिजनेस कीजिए, ठीक है, सही तरीके से करना है, बट हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए लॉ नहीं बनाएंगे। तो हम टैक्स तभी देंगे जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या हमारे ऑफिसर्स वो लोग हों जिनको हम इलेक्ट करें। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है। फिर देखिए, थर्ड स्टेट बियर द ब्रंट, ये भी इकोनॉमिक रीज़न था। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि थर्ड स्टेट में भाई कुछ अमीर लोग भी थे लेकिन ज़्यादातर तो फार्मर्स एंड वर्कर्स थे। मैक्सिमम फार्मर्स थे प्लस वर्कर्स। और इन्फ्लेशन 65%, 65, 70, 100% से ऊपर बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। भाई अगर कभी इन्फ्लेशन 50% बढ़ रही है तो इसका मतलब पिछले साल जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी वो अभी 150 की मिलेगी, 150 रुपीज़ की, ठीक। तो आजकल इन्फ्लेशन अगर 5%, 6%, 7% भी बढ़ती है तो हंगामा हो जाता है पार्लियामेंट में। तो सोचो 60%, 100% महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम डबल हो जा रहे हैं, और खाने की ब्रेड के लिए भी दंगे लड़ाई झगड़े होने लग गए। ये देखो एक फ़ोटो है, यहाँ पे औरतें क्या कर रही हैं, दुकान पे हमला कर दिया, ब्रेड चोरी कर रही हैं बेचारी। तो खाने की रोटी के लिए अगर दंगे होने लग जाएं, राइट्स होने लग जाएं, तो इससे बुरी कंडीशन क्या होगी। तो देखो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप है, यहाँ पे आप इसको देखिए। 1788 और 1789 दो अलग अलग सालों का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या दिखाया है, प्रपोर्शन ऑफ देयर वेजेस दैट अर्बन वर्कर्स हैड टू स्पेंड टू बाय ब्रेड। 50% पैसा जितना वो कमा रहे थे सिर्फ ब्रेड खरीदने में खर्च कर रहे थे 1788 में। और नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जितना पैसा कमा रहे हैं उसका 75% ब्रेड परचेस करने में उनका चला जा रहा है। तो सोचो, आप पेट भरने पे 75% खर्च कर रहे हो, कपड़ा भी पहनना है, मेडिसिन भी लेनी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, तो कहाँ से आएगा? इम्पॉसिबल। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपने देख ही लिया, सोशल फैक्टर्स देख लिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लिए, कल्चरल फैक्टर्स देख लिए। तो अभी देखिए एक चीज़ हो रहा है, द बैड हार्वेस्ट लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड। ब्रेड की महंगी क्यों हो गई? भाई खेती ख़राब हो जाती है। अब यूरोप का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है, और यूरोप में ऐसे फेजेस आए हैं बीच बीच में कि 50-100 साल तक ठंड जो विंटर है वो थोड़ी लॉन्ग हो गई, ठीक है, लेंदी हो गई। हार्वेस्ट ख़राब हुई तो प्राइस बढ़ गई तो लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया इसके लिए। फिर फैक्ट्री एंड बिजनेस कैन नॉट सेल द गुड्स, लोगों को ब्रेड चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है। फैक्ट्री को ब्रेड बेचनी है बट खरीदने वालों के पास पैसा नहीं है। फिर फैक्ट्रीज एंड बिजनेस हैव टू लोअर वेजेस। अब फैक्ट्री वालों की इनकम नहीं हो रही तो वहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं उन्होंने उनकी सैलरी कम कर दी मज़दूरों की। बाकी फील्ड में भी हो गई, सिर्फ ब्रेड फैक्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही। जब आप पहले से वर्कर्स भूखे मर रहे हैं और उनकी सैलरी कम कर दोगे तो ये तो उनके लिए और मुश्किल हो गया, अब तो वो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से कुछ हुआ, ठीक है।
एक चीज़ ख़राब होने लग गई, फिर दूसरी ख़राब हुई, फिर तीसरी ख़राब हुई। तो आप देख रहे होंगे ना, आपने देखा होगा जो कोविड-19 के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, ठीक है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, किसी के अकाउंट में 2,000, किसी के अकाउंट में 1,000, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। क्यों होता है ऐसा? देखो, आपके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा भेजेगी तो आप पूरा पैसा अकाउंट में नहीं रखेंगे, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, और गरीब लोग तो उसका मैक्सिमम हिस्सा खर्च कर देते हैं। आप मार्केट जाएंगे, सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो फैक्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करेंगी तो वहाँ के वर्कर्स को सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ये एक साइकिल होता है। तो ये साइकिल फ्रांस में एकदम रिवर्स चल रहा था। सामान बिक नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, सामान नहीं बिक रहा इसलिए फैक्ट्री ओनर्स बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने वर्कर्स को काम से निकालना शुरू कर दिया, तो लोगों की कंडीशन और ख़राब हो गई। अब राजा जी क्या कर रहे थे भाई? लुई 10 का कहना था, जो मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, और लुई 14 का कहना था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज़ द लॉ। देखो कितनी बड़ी बात है, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो बोल दिया वही लॉ है, कोई लॉ वो कुछ नहीं होता है। कितनी अजीब चीज़ है, ओनली ए डिक्टेटर कैन स्पीक लाइक दिस। तो इन्होंने क्या किया, अबंडन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस, स्टेट जनरल। देखो फ्रांस में ना डेमोक्रेसी तो एक तरीके से एंटर हो चुकी थी, स्टेट जनरल या पार्लियामेंट वहाँ बन चुकी थी, बट कमाल की चीज़ ये है, फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 110 ईयर्स तक, बिफोर 1789 मोर देन 110 ईयर्स से स्टेट जनरल और फ्रेंच पार्लियामेंट की कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। लोगों को पता ही नहीं था मीटिंग कैसे होती है, भूल गए थे सब कोई। सोचो लोकसभा राज्यसभा की कोई मीटिंग ही ना हो 100 साल तक, आपको याद रहेगा? आपकी जनरेशन्स को नहीं रहेगा। तो फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्किज्म था। देखो मोनार्की तो ठीक है, कई स्टेट्स में थी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब राजा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, डिवाइन राइट, दैवीय अधिकार, ठीक, इसको यूज़ किया है पूरी दुनिया के राजाओं ने कि भाई हम तो पैदा ही रूल करने के लिए हुए हैं। और इस डिवाइन राइट की थ्योरी को असल में प्रोपेल किसने किया था? चर्च ने। यूरोप में चर्च में, इंडिया में मंदिरों ने, राजाओं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने। हो देखते थे आपकी राजा कोई बनता था तो उसका लंबा चौड़ा नाम रखा जाता था, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट, फिर उसकी तुलना किसी देवता से की जाती थी, फिर ये कहा जाता था ये तो भाई धरती पे भगवान ने भेजा है इनको स्वर्ग से रूल करने के लिए। ये सब इसलिए होता था कि लोगों के अंदर फेथ क्रिएट किया जा सके, और जिस चीज़ के लिए आपके दिल में फेथ होता है, जिस चीज़ के लिए आपके दिल में फेथ होता है, आप कभी उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क पुट अप नहीं करेंगे, भगवान होता ही नहीं होता, कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके दिल में फेथ है। आपके पेरेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं, कभी नहीं सोचेंगे, आपके दिल में फेथ है। आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा है, गलत काम करेगा नहीं, फिर भी अच्छा है, क्योंकि आपके दिल में फेथ है। तो ये फेथ क्रिएट कर रहे थे, और ये फेथ बहुत खतरनाक चीज़ है। तो लुई 14 और लुई 10 बहुत पावरफुल थे, और इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया अपने खुद की चारों तरफ। अब अगर हम देखें फ्रांस के राजाओं की खास बात, जो लुई 14 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, लुई 16 होना चाहिए था, लुई 16। तो लुई 16 की पर्सनैलिटी बहुत वीक थी, वीक पर्सनैलिटी थी। पर्सनैलिटी वीक मतलब उसमें डिसीजन पावर अच्छी नहीं थी, किसी भी आसानी से शक कर लेता था, किसी पे आसानी से भरोसा कर लेता। फिर वो अपने बड़े बड़े ज़मींदारों पर डिपेंड था, फ्यूडल्स पे, वही पूरा टैक्स कलेक्ट करते थे उनके लिए। तो जब आप दूसरे पे ओवर डिपेंडेंस शो करते हैं तो आपको धोखा ही मिलता है। देन मोनोपोलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज बाय नोबल्स, कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर टैलेंट को तो पीछे छोड़ दिया गया, और राजा का बेटा राजा बनेगा उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। कोई ऑफिसर है, नेक्स्ट ऑफिसर उस पोस्ट पे उसकी फैमिली का या उसका कोई फ्रेंड सर्किल का बंदा अपॉइंट होता था। एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना अच्छा नहीं था, रूल्स रेगुलेशन बहुत ही ऑब्सोलेट थे, आउटडेटेड थे। देन नो कंसोलिडेटेड यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, एक छोटे से फ्रांस में 10 तरह के कानून चलते थे सेम चीज़ के लिए, ठीक, कहीं पे क्या कानून है, कहीं पे क्या कानून है, कहीं पे क्या कानून है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होता है। सोचो राजस्थान के एक हिस्से में इंडिया का करेंसी अलग चल रही है, फिर मणिपुर के दूसरे हिस्से में करेंसी इंडिया की अलग चल रही है, फिर केरला के एक हिस्से में करेंसी अलग चल रही है, जम्मू कश्मीर में करेंसी अलग है, छोटे छोटे रूल अलग है। तो बिज़नेस करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स का तो हमने देख ही लिया कितनी बुरी कंडीशन थी कि भैया कोई टैक्स दे रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है फिर रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन का जो आउटकम है वो नेपोलियन बोनापार्ट की फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये खुद डिक्टेटर था वैसे तो बहुत बड़ा, लेकिन ये एक ऐसा डिक्टेटर था
जिसने लोगों को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए और लोगों को बहुत इसने एक्सप्लॉइट भी किया, दोनों चीज़ें थी। तो ये तो हमारे चैप्टर के एंड में हम देखेंगे इसकी कहानी, बट अभी हम इतना ही देख लेते हैं बस कि इसके रीजंस क्या हैं। तो मैंने आपको रीज़न डिटेल से इसलिए बताए हैं क्योंकि इन रीजंस को जानने के बाद आपके दिमाग में कम से कम एक चीज़ होगी कि जब आप इसको फॉर्मली इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो बुक में एग्जैक्टली टू द पॉइंट बहुत ही शॉर्ट वे में दिया गया है उसको थोड़ा लेंदी तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट होगी पहले से और चैप्टर बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फॉर्मली जैसा बुक में दिया गया है, मेंशन किया गया है, उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग